Hello students, I am Deepika Singh and today I am going to start 11th class biology. तो आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज द फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन द प्लांट किंगडम एंड द फोर्थ चैप्टर इज द एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर मिला के टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से। इसका मतलब है कि ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़नी होगी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा एंड देन आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो ये इसका पढ़ने का तरीका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग 5 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फीचर्स लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, क्या वो फीचर्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ है। फीचर्स तो लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, लेकिन वो फीचर्स जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑब्जेक्ट शो करें, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो ना करें। तो जो फीचर्स सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं या फिर वो फीचर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो नहीं करते हैं, तभी उन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोग डिटेल से इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर एंड इट्स रूल। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करते हैं, ड्यू टू ह्यूज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ वी नेम द ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिफाई, उसका क्या रूल्स है। नोमेनक्लेचर आखिर क्यों देते हैं, किस बेसिस पे दिया जाता है, क्या क्या रूल्स हैं जो नोमेनक्लेचर को अप्लाई करता है। तो ये सब चीज़ हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सॉन एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेस है हमारा, तो हमें इसे क्लियरली समझना होगा। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन डिटेल। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टैक्सॉन आते हैं, क्या क्या टैक्सॉन है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग सारे टैक्सॉन को समझेंगे। गेटिंग। जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो ये 5 टॉपिक है हमारा जो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से कवर होंगे। अगर आपका इन 5 टॉपिक पे कमांड हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इस चैप्टर का। नीट में इस पार्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आते ही हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम लोग ने अभी देखा कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं लिविंग ऑब्जेक्ट शोज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लेकिन क्या ये जो फीचर है इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं? तो यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, लेकिन क्या सारे फीचर्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं? तो अगर हम कौन सा ऐसा फीचर है जिसको हम लोग डिफाइनिंग बोल सकते हैं, तो जब वो फीचर सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट शो करेगा, सारे लिविंग ऑब्जेक्ट शो करेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो नहीं करेगा और न ही उसका कोई एक्सेप्शन होगा, तभी उस फीचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ऐसा फीचर्स जो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट शो करे, सारे लिविंग ऑब्जेक्ट शो करे और वो फीचर्स कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो ना करे, तब वो फीचर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। और इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो होता है वो हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसे हम लिविंग किस बेसिस पे कर सकते हैं, जब वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट।
तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ये फीचर डिफाइनिंग है या नहीं है। गेटिंग? अगर हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, तो लेट्स सी the properties or the features that define object as living are called defining properties। ऐसा फीचर्स जो ऑब्जेक्ट को लिविंग डिफाइन कर सकता है उसी फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। गेटिंग? तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे लिविंग फीचर्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है दैट इज द ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ये तीनों में से किसी भी चीज में इंक्रीज होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ इज आइदर इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। गेटिंग? Growth is of two types, external growth and internal growth। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसा ग्रोथ जो बॉडी के बाहर से या फिर that growth that takes place from outside, that growth is called external growth। और जो ग्रोथ अंदर से होता है the growth which takes place from inside, that growth is called internal growth। तो ग्रोथ जो है वो हमारा कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं, बट वो सिर्फ कौन सा ग्रोथ शो करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं, बट इंटरनल ग्रोथ वो शो नहीं करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे सैंड ड्यून्स, बालू का जो पहाड़ होता है या फिर माउंटेन, ये सब ग्रोथ शो करता है ना, इसका साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ता है टाइम टू टाइम। तो ये कैसा ग्रोथ शो करते हैं, अभी हम लोग डेफिनेशन देखे थे कि या तो साइज में इंक्रीज होना या मास में इंक्रीज होने को भी क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो बालू का पहाड़ हो या माउंटेन हो, ये सब भी ग्रोथ शो करते हैं। क्या इनका साइज नहीं बढ़ता, मास नहीं बढ़ता, हाइट नहीं बढ़ता, लेकिन ये जो ग्रोथ शो करते हैं ये कैसा ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। इट मीन्स एक्सटर्नल ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करते हैं, एंड दैट इज वाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि ग्रोथ, लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ शो करता है, लेकिन अभी हमें समझ में आया कि ग्रोथ तो फीचर्स हैं लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सकता। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ग्रोथ हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट लिविंग ही है, एंड दैट इज वाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है कि अगर एग्जाम में नीट में एक क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग है या नहीं है, तो आपको आंसर बोलना है यस, इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ओनली एक्सटर्नल ग्रोथ इज शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट ही शो करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग है या नहीं, तो आपको आंसर मारना है नॉट, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग है या नहीं, तो अब आपको आंसर क्या मारना है, यस, इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज शोन ओनली एंड ओनली बाय लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, बचपन से आप बहुत बार टर्म पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन का सिंपली मीनिंग क्या है, प्रोड्यूसिंग ऑन ऑफ स्प्रिंग। चाहे हम हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई भी बर्ड हो, वो अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग है? बचपन से तो आप पढ़ते आए हैं कि रिप्रोडक्शन शो, लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग बोल सकते हैं? क्या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन शो करता है क्या? तो चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आई रिपीट, रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
तो भाई क्यों डिफाइनिंग नहीं है? क्या ये नॉन लिविंग शो करते हैं? बिल्कुल नहीं। नॉन लिविंग क्या रिप्रोड्यूस करता है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर ये डिफाइनिंग है क्यों नहीं? द रीज़न इज कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे स्टेराइल ह्यूमन। हम लोग में ही कुछ मेल और कुछ फीमेल स्टेराइल होते हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन वो लिविंग तो है, लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और भी एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, लाइक वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्कर हनी बी जो होते हैं क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं। तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है बट दे कैंट रिप्रोड्यूस। वर्कर हनी बी पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? तो दे आर स्टेराइल फीमेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मार्क कर लीजिएगा। वर्कर हनी बी जो होता है वो स्टेराइल फीमेल होता है एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन लिविंग है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वैसे ही एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है म्यूल। म्यूल जो होता है ये प्रोड्यूस होता है थ्रू हॉर्स एंड डंकी। हॉर्स और डंकी के बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है उसी से प्रोड्यूस होता है म्यूल। तो हॉर्स और डंकी तो रिप्रोड्यूस करते हैं बट उसका जो प्रोडक्ट होता है म्यूल, दैट इज द स्टेराइल। बट म्यूल जो है वो लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, वर्कर हनी बी, म्यूल एंड सम स्टेराइल ह्यूमन, ये आपको याद रखना है। ये तीनों एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन का एंड दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या है? व्हाट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस? सिंपली अगर हम लोग देखें, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, लिविंग ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन अगेंस्ट एनी चेंज इन एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। गेटिंग? तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि अगर आप खड़े हैं कहीं पे किसी जंगल में और एक स्टोन आपके बगल में खड़ा है, दैट इज पत्थर, और टाइगर अगर आपके पास आता है तो आप माला लेकर वेलकम नहीं कीजिएगा, आप भागिएगा। लेकिन क्या स्टोन भागेगा? नो, नॉट एट ऑल। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में होने की वजह से जो लिविंग ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड दिस इज शोन ओनली एंड ओनली बाय लिविंग ऑब्जेक्ट एंड दैट इज वाई रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट में अबाउट कोमा पेशेंट। कोमा पेशेंट लिविंग है या डेड, ये आप तब तक सोचिए, फिर हम लोग लास्ट में इस पे आएंगे वापस से। चलिए नेक्स्ट फीचर्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं, वेदर इट इज कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब आप जानते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें ब्रेकडाउन होता है, और एनाबॉलिक का भी मतलब जानते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी चीज़ का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। तो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो या एनाबॉलिक रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर वो लिविंग एनवायरनमेंट में हो रहा है, पॉइंट इट, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिविंग एनवायरनमेंट में हो रहा है तभी उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने डिफिनीशन देखा कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है जो कहाँ पे होता है? लिविंग एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके लिए। माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं आईवीएफ पे। व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ के बारे में आप लोग बहुत सारे बातें सुने होंगे, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड आईवीएफ। तो क्या हम लोग आईवीएफ को मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? इज आईवीएफ इज अ मेटाबॉलिज्म? तो आप सोचिए, आईवीएफ में जो रिएक्शंस होते हैं वो तो लिविंग होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट आउट। आईवीएफ जो होता है इसमें रिएक्शंस लिविंग होते हैं,
बट इसका जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन करवाया जाता है, दैट इज द मैन मेड, that is not living, and that is why we cannot say IVF as a metabolic process. So this is very important point. ये बहुत बार assertion reason में एम्स में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि IVF का जो रिएक्शन होता है वो लिविंग होता है, बट जिस एनवायरनमेंट में IVF करवाया जाता है वो नॉन लिविंग होता है, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट से IVF एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑब्जेक्ट शो करता है. अब ये डिफाइनिंग है या नहीं, इसे हम लोग चेक कर लेते हैं. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? टर्म इट सेल्फ डिफाइन कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे बात आई है सेल्स की, और आप पढ़े हैं कि सेल क्या है. व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कि जहाँ लाइफ होगा वहीं पे सेल होगा, और जहाँ सेल होगा वहीं पे सेल का अरेंजमेंट होगा. इट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट. तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑब्जेक्ट का. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं, कॉन्शियसनेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और कॉन्शियसनेस में, तो आपको क्लियर कट होना चाहिए. है बहुत कॉमन टर्म, हम लोग लाइफ में बहुत बार ये सब टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताओगे? कॉन्शियसनेस होता क्या है? कॉन्शियसनेस इज द फीलिंग. हम जो फील करते हैं चेंज के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. फीलिंग रिगार्डिंग एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. लेकिन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है? जब कोई भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, तो आप जो रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिंगर एक हॉट कॉफ़ी में जाता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, या आप वहाँ से रिट्रैक्ट करेंगे अपना फिंगर? ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ से फिंगर को हटाएंगे. क्यों हटाएं? क्योंकि आपको क्या फील हुआ? आपको हॉटनेस फील हुआ. तो ये जो हॉटनेस फील हुआ दैट इज द कॉन्शियसनेस. लेकिन इस हॉटनेस के फीलिंग के वजह से आपने जो हाथ को हटाया, दैट इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप खड़े हैं किसी भी जंगल में और आपके तरफ टाइगर आ रहा है, तो आप भागोगे वहां से. तो आप टाइगर आया और आप भागे, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. लेकिन आप भागे क्यों? क्योंकि आपको डर लगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड कॉन्शियसनेस. ऑब्वियस सी बात है, इट इज द फीलिंग. तो फीलिंग की जहाँ बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी शोन ओनली बाय लिविंग ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक टर्म है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो ह्यूमन शो करते हैं, डॉग नहीं शो कर सकता है. इस लाइन का क्या मीनिंग होता है? कॉन्शियसनेस जो होता है वो सारे लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं. कॉन्शियसनेस इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज शोन ओनली बाय ह्यूमंस. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको याद रखना है. ये क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो चुके हैं एंड चांसेस है कि आ सकते हैं. सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है ये सिर्फ ह्यूमन शो करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस जो होता है वो सारे लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं. कॉन्शियसनेस का भी आप मीनिंग देखें, फीलिंग. तो फीलिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, चाहे हम हो, चाहे प्लांट हो, चाहे डॉग हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, सबके अंदर कॉन्शियसनेस रहता है. लेकिन अगर बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने लिए करना, जैसे अपने फायदे के लिए करना. हम नेशनल पार्क बनाते हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाते हैं, किसके लिए? एनिमल्स के लिए. लेकिन वो एनिमल सेफ रहेंगे तभी तो हम लोग सेफ रहेंगे. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि टाइगर हमारे लिए नेशनल पार्क बनाया है? नो.
तो हम ह्यूमंस जो हैं अपने ही फायदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, जानवर को सेव भी करते हैं अपने ही लिए। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है ये ओनली ह्यूमंस शो करते हैं। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस में ही बताया था कि हम लोग एक एग्जाम्पल पे बात करेंगे, कॉमा पेशेंट पे। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। कॉमा पेशेंट लिविंग है या डेड है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर कॉमा पेशेंट डेड होता तो क्या वो हॉस्पिटल में होता? उसको कब का शमशान घाट में डाल दिया जाता। कॉमा पेशेंट ऑब्वियस सी बात है लिविंग है, तभी उसके पीछे पैसे खर्च करते हैं, वो हॉस्पिटल में होता है। तो कैसे हम बता सकते हैं कि कॉमा पेशेंट लिविंग है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब कॉमा पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है, ड्रग्स दिए जाते हैं, केमिकल्स दिए जाते हैं, तो उनके बॉडी रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस शो करता है। और अभी हम लोग ने देखा था कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस शो करेगा वो लिविंग होगा, एंड दैट इज व्हाई कॉमा पेशेंट इज लिविंग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नोमेनक्लेचर की तरफ। थैंक यू।